हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सपना गोयल और आइए मेरे साथ समझते हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स लेसन 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के नोट्स को। और हम बहुत क्विकली रिवीजन करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की और कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस की भी। सो क्वेश्चन 1 है, डिफाइन द टर्म फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के दो पार्ट्स हैं, फिक्स्ड एंड वर्किंग। सो बेसिकली ये है क्या, जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारे इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं और उन सारे इनपुट्स को मिलाकर कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू स्मॉल फार्मर्स अरेंज देयर कैपिटल। छोटे फार्मर्स, उनको जब फार्मिंग करनी है तो पैसा कहाँ से अरेंज करते हैं। सो मोस्ट ऑफ देम टेक लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स जो होते हैं उनसे लोन लेते हैं, ऑल्दो इस लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। और कुछ फार्मर्स जो हैं वो बैंक से भी लोन ले लेते हैं, लेकिन ऐसे फार्मर्स का प्रोपोर्शन बहुत कम है। बेसिकली स्मॉल फार्मर्स ज़्यादातर मनी लेंडर्स को अप्रोच करते हैं क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी नहीं होती, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, नॉलेज की भी कमी होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। सो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कैसे अपना पैसा अरेंज करते हैं, या तो वो पिछले साल की सेविंग्स, पुरानी सेविंग्स को यूज़ करते हैं और इनपुट्स खरीदते हैं, या फिर जैसे जैसे उनको प्रॉफिट्स होते हैं अपनी प्रोडक्शन, अपनी यील्ड को बेचकर प्रॉफिट्स होते हैं उनसे खरीदते हैं, या फिर वो बैंक से लोन्स लेते हैं एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स ऑफ अ विलेज हु डिपेंड अपॉन रेनफॉल फॉर इरिगेशन। सो जिस गांव के लोग, फार्मर्स, रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं अपने खेतों की इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, उनमें पानी देने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी उनको कैसे हेल्प करेगी। सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है ट्यूबवेल्स को रन करने के लिए, क्योंकि ट्यूबवेल्स जो हैं इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो फार्मर्स ट्यूबवेल्स यूज़ कर सकते हैं और उससे ग्राउंड वाटर खींच कर, निकाल कर खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। और इससे वो ज़्यादा क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं, एक से ज़्यादा, और उनको मानसून पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द लाइफ सिचुएशंस ऑफ लैंडलेस स्मॉल एंड मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। सो लैंडलेस फार्मर्स के पास लैंड नहीं होता और वो दूसरों की फील्ड पे काम करते हैं। स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास लैंड का जो साइज़ है वो 2 हेक्टेयर से कम का है, और वो थोड़ा बहुत कल्टीवेशन करते हैं, मेजरली उसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखते हैं, यानी अपने ही घर में इस्तेमाल कर लेते हैं। थोड़ा बहुत जो बच जाता है उसको सेल कर देते हैं। और जिन फार्मर्स के पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड है उनको हम मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कहते हैं, और वो दूसरे फार्मर्स को, दूसरे लेबरर्स को हायर करते हैं, अच्छी पैसा कमाते हैं, उनकी यील्ड अच्छी होती है और फ्यूचर के लिए भी सेव कर पाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर वेजेस ऑफ फार्म लेबरर्स यूजुअली लेस देन मिनिमम वेजेस। सो मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट, हर स्टेट की गवर्नमेंट सेट करती है, लेकिन फार्म लेबरर्स के वेजेस उतने नहीं होते, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है उनको नॉलेज भी नहीं है। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि लेबरर्स की डिमांड उतनी नहीं है जितनी उनकी सप्लाई है। नौकरी ढूंढने वाले बहुत ज़्यादा हैं लेकिन नौकरियां हैं कम। सो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है इससे। सो फार्मर्स को जितने पैसे पे जॉब मिल रही है वो उसको ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो मना करेंगे तो दूसरा उस नौकरी को लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है। सो दे हैव टू वर्क एट लो वेजेस। देन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, what are the differences between multiple cropping and modern farming methods? So multiple cropping क्या होती है? Growing more than one crop on the same piece of land during the same year. एक ही लैंड के ऊपर एक ही साल में एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करना। जैसे खरीफ सीजन में ज्वार बाजरा ग्रो किया, अक्टूबर दिसंबर में पोटैटोज ग्रो कर लिए, और विंटर सीजन यानी रबी सीजन में वीट ग्रो कर लिया। और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या होते हैं? यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, लेटेस्ट मशीनरी जैसे कंबाइन हार्वेस्टर्स होते हैं, थ्रेशिंग मशीन्स होती हैं, या फिर ट्यूबवेल्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं। सो इन सबको यूज़ करना और फिर खेती करना इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट वेरियस नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ दैट एग्जिस्ट इन अ विलेज। सो बहुत सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं खेती के अलावा, जैसे कि छोटी इंडस्ट्रीज़, या बी कीपिंग, या रियरिंग ऑफ कैटल, पोल्ट्री फार्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पिकल मेकिंग एट्सेट्रा। शॉप कीपिंग भी एक एक्टिविटी है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी।
Then what can be done by government so that more non-farm production activities can be started in a village? गवर्नमेंट क्या कर सकती है जिससे कि खेती के अलावा भी लोग दूसरे काम करें? सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नमेंट लोन्स प्रोवाइड कर सकती है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकें। देन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है किसी नए टाइप के बिजनेस के लिए, जैसे बी कीपिंग या वीडिंग या और कुछ, कोई भी कोल्ड स्टोरेज होता है। सो बेसिकली इवन टेलरिंग के लिए, मोबाइल रिपेयरिंग, कुछ और ऐसे काम जिसके लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके और फिर वो अपना काम शुरू कर सकें। अवेयरनेस दी जा सकती है कोऑपरेटिव सेटअप करने के लिए, और विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि रोड्स हो गई। अब रोड्स ही नहीं होंगी तो सप्लाई कैसे होगी सामान की? देन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो एक्सप्लेन करना। सो लैंड, लेबर, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, नॉलेज एंड एंटरप्राइज। लैंड में आते हैं सारे नेचुरल रिसोर्सेज, लेबरर्स मतलब हैं जो पीपल, जो लोग काम करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल यानी वो चीज़ जो हमारे पास सालों तक रहती है, जैसे कि टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। आप हर रोज़ नए टूल्स या नई बिल्डिंग्स या नई मशीन नहीं खरीदते हैं। और फिर दूसरा है वर्किंग कैपिटल। ये क्या है? ये डेली बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे यूज्ड अप हो जाती है, जैसे कि रॉ मटेरियल एंड मनी। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल जिससे फिनिश्ड गुड बनते हैं। और फिर है नॉलेज एंड एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब होता है रिस्क टेकिंग फैक्टर। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है रिस्क लेकर कोई बिजनेस शुरू करने की, और आपके पास बिजनेस शुरू करने की बेसिक नॉलेज नहीं है, तो उसके बिना आप कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट है, वाई डू स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस प्रोडक्शन? सो स्मॉल फार्मर्स के पास सरप्लस कम इसलिए होता है क्योंकि उनकी प्रोडक्शन भी स्मॉल है, और उनको काफ़ी सारी जो प्रोडक्शन होती है उसको वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, यानी अपनी ही फैमिली के कंजम्पशन के लिए यूज़ कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड जो लिखा हुआ है, वाई इज इट गेटिंग डिफिकल्ट टू सस्टेन लैंड आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन? और मैं ये दोनों क्वेश्चन साथ में डिस्कस कर रही हूँ। व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स? सो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें HYV सीड्स हुई, यूज़ करी जाने लगी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। और उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया, यानी बहुत लार्ज स्केल पे क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ा। जो HYV सीड्स होती हैं उनको सपोर्ट करना पड़ता है केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स से। तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे इन्होंने हमें क्रॉप प्रोडक्शन तो अच्छी दी, बट एट द सेम टाइम इनकी वजह से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो गई। सो कैसे ख़राब हुई? ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ये ग्राउंड में प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मार देते हैं, और उनकी वजह से ह्यूमस क्रिएट होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अब वो मर जाते हैं तो ह्यूमस क्रिएट नहीं हो पाता, एंड एज अ रिजल्ट सॉइल हमेशा के लिए इनफर्टाइल होती रहती है। और जब सॉइल इनफर्टाइल होगी तो आपको और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने होंगे। सो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। पंजाब में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। और जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ये ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर देते हैं, क्योंकि ये पानी के साथ साथ बहते बहते नीचे चले जाते हैं। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सस्टेन लैंड आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन बिकॉज आर सॉइल फर्टिलिटी इज़ रिड्यूसिंग, ग्राउंड वाटर इज़ गेटिंग पोल्यूटेड। और अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एम ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। Second point, why do people migrate to other villages? They migrate, they go to other villages for better jobs, better pay, better living conditions. Then what are the various types of transportation available in villages? Bullock carts, tongas, etc. For farm laborers की definition. And then fifth point, different ways of paying wages to workers. Workers को कैश में भी पेमेंट करी जा सकती है, काइंड में भी। काइंड मतलब मील्स दे दिया जाए, कुछ खाना दे दिया जाए। देन वेजेस जो हैं डेली, वीकली, मंथली भी पे किए जा सकते हैं, और वेजेस अलग अलग होते हैं अलग अलग काम के लिए। देन इरिगेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? इरिगेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि फार्मर्स को मॉनसून पे डिपेंड ना करना पड़े, मॉनसून से इरिगेशन ना हो। उसके लिए बेटर है कि किसी और मेथड से गवर्नमेंट जो पानी की सप्लाई कर रहे हैं या ट्यूबवेल्स के थ्रू इरिगेशन की जाए, उससे क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा रहता है। दैन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज बीघा, ग्विंथा, हेक्टेयर, और भी बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं। 1 hectare is equals to an area of square with one side measuring 100 meters. Then 10th point, Punjab, Haryana, Western UP,
These were the first states to try out modern farming methods. और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है. इन सब के अलावा एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं. व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. सो जब आपसे नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा जाएगा तो आप नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बता सकते हैं, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूसेज की वजह से सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई है. और जब आपसे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा जाए, सो इससे हमारी कल्टिवेशन बहुत बढ़ी, लोगों की इनकम बढ़ी, फार्मर्स का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, और इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. So these are some points that you can write, and these were my notes. Thank you so much.